नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मायावती के होम डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर के दनकौर इलाके में, जेवर में आता है यह इलाका। आकाश आनंद ने वहां पर एक रैली की। उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। विज्ञापनों पर खर्च, पेपर लीक, खाली पद, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, खराब सड़कें, यानी वो हर मुद्दा जिसमें वो सरकार को घेर सकते थे, उन्होंने कोई रियायत नहीं बरती। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भी जाहिर तौर पर आकाश आनंद के निशाने पर थे। उन्होंने 2024 का जो इंडिया गठबंधन का प्रचार था, संविधान के मुद्दे पर और आरक्षण के मुद्दे पर, उस पर उन्होंने आकाश आनंद ने काफी हमला किया। उन्होंने कहा कि संविधान की किताब जो दिखाते थे इंडिया गठबंधन के नेता, उसके पन्ने असल में खाली थे। लेकिन एक बात जो अहम आज की रैली की कही जा सकती है वो ये कि सतबीर सिंह नागर को बसपा ने अपना संभावित प्रत्याशी जेवर से घोषित किया है। वो गुर्जर समुदाय से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस राजनीति में ये गुर्जर कार्ड जो है वो एक अहम रोल प्ले करने वाला है, ऐसा नजर आ रहा है। अब सवाल यही उठता है कि 2027 के लिए आकाश आनंद को मायावती ने मैदान में जो उतारा है, वो बीएसपी के घटते जनाधार में कितनी जान फूंक पाएंगे, और क्या बसपा, जो मुख्य लड़ाई मानी जाती है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच, क्या वहां पर कोई तिकोणीय, इसको एक त्रिकोणीय लड़ाई में तब्दील कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये तमाम पहलू हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द प्रिंट के असिस्टेंट एडिटर प्रशांत श्रीवास्तव। प्रशांत, पहला सवाल यही है कि चूंकि गौतम बुद्ध नगर मायावती का होम डिस्ट्रिक्ट है और इसे पारंपरिक गढ़ किसी जमाने में माना जाता रहा है बसपा का, तो यहां से अगर आकाश आनंद अपनी रैली कर रहे हैं तो इसके कोई सियासी मायने निकलते हैं, कोई खास बसपा के नजरिए से? नीरज जी धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सवाल का आंसर दूं कि इसके सियासी मायने क्या निकलते हैं। उससे पहले एक चीज हम लोग को और यहाँ पर कहना चाहिए कि आकाश आनंद जो कि बीएसपी के उभरते हुए नेता, जिनको बीएसपी की तरफ से प्रोजेक्ट किया जा रहा हम्म। है, बीएसपी को सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत करना चाहिए। आज आकाश आनंद की रैली थी, बड़ा ढूंढ कर सर्च हम्म। करना पड़ा कि आकाश आनंद ने कहाँ क्या बोला। मतलब उसको लाइव उस तरह से, जिस तरह से होना चाहिए, या उसके उसके छोटे छोटे वीडियो जिस तरह से आने चाहिए, वो आज नहीं देखने को मिले। पिछले रैली में जरूर थोड़ा बहुत मिल गया था, लेकिन वो नहीं देखने को मिले। तो यानी कि जो ग्राउंड पर वहां नहीं पहुंच पहुंच पाया या कवर नहीं कर पाया किसी कारणवश, वो दूर बैठा कैसे उसको समझे। तो हमने भी सोशल हम्म। मीडिया के माध्यम से इधर उधर से जो पॉइंट्स मिले उसको कलेक्ट करके अपने नोट्स बनाए हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको, आपने जैसे सवाल पूछा कि क्या वो पॉलिटिकल हम्म। नैरेटिव बना पा रहे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव में सबसे जरूरी होता है कम्युनिकेशन का नैरेटिव। तो बीएसपी हम्म। कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ती जा रही है। हालांकि इसमें मायावती का तर्क हमेशा रहा है कि मीडिया ने सपोर्ट नहीं किया या मीडिया उस तरह से नहीं दिखाता रहा है। लेकिन कम से कम जो दिखाते हैं या जो चर्चा करते हैं उनकी पार्टी को लेके, उनके बीच वो खबरें पहुंचे, ये बहुत जरूरी है बीएसपी के लिए। तो बल्कि कम्युनिकेशन टीम बल्कि मैंने बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर देखा कि लोग सतीश चंद्र मिश्रा को भी इसके लिए शिकायत कर रहे थे, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि आकाश आनंद की तमाम प्रचार की जो अब निगहबानी है वो सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे, तो शायद इसलिए लोग सतीश चंद्र मिश्रा को भी सीधी सीधी शिकायत कर रहे थे कि भाई कहाँ ढूंढे रैली को, कहाँ है रैली, उनके पेज पे भी नहीं नजर आ रही थी। देखिए, जो आपको बात याद आप होगा कह जब रहे हैं। 2024 जब 2024 लोकसभा के समय आकाश आनंद अपनी रैलियां करते थे, तब उसका बड़ा प्रचार प्रसार होता था, वो लगातार इंटरव्यू देते थे। थोड़ा बहुत नैरेटिव उस टाइम पर प्रिपेयर होना शुरू हुआ था। उन्होंने एक अपने को लेके एक माहौल बना दिया था। मतलब कि कोई बस तो क्रिएट था कि हु इज आकाश आनंद। उस वक्त तमाम स्टोरीज हम्म। हुई बड़े बड़े चैनलों में और तमाम जगह पर कि भाई कौन है आकाश आनंद, इतना एक्टिव है, सरकार पे इतना मुखर है। वो बस क्रिएट हुआ था। वो बस जब से डाउन हुआ, वो दोबारा से रिक्रिएट नहीं हो पाया। अब बार-बार हम्म। रीलॉन्चिंग की कोशिश होती है आकाश आनंद की, लेकिन मुझे लगता है कि आकाश आनंद को या उनकी टीम को पूरा फ्री हैंड ही नहीं है उस तरह से, जितना होना चाहिए। आकाश हम्म। आनंद में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वो फ्री हैंड उतना नहीं मिला है उनको, जो कि एक युवा नेता के तौर पे अगर आपको प्रेज़ेंट करना है, आप पार्टी का भविष्य उसमें देख रही है, तो आपको उस नेता को एक फ्री हैंड देना चाहिए, चाहे टिकट में सेइंग हो, चाहे कार्यक्रमों को लेके सेइंग हो, चाहे सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर सेइंग हो। अब आते हैं सवाल पर कि हम्म। क्या आकाश आनंद ने मैसेज दिया। देखिए, आकाश आनंद का रोल अभी फिलहाल यही तय किया गया है कि जहां पर प्रत्याशी तय कर दिया जा रहा है लखनऊ द्वारा, यानी कि हाईकमान द्वारा, वहीं पर आकाश हम्म। आनंद जाकर अनाउंस करेंगे कि कौन प्रत्याशी है।
प्रत्याशी के सिलेक्शन में भी उनका रोल नहीं है। प्रत्याशी जो सिलेक्ट किया गया वो गुर्जर समाज से है। इससे पहले जब अखिलेश यादव गए थे गौतम बुद्ध नगर, तो उनका फोकस भी गुर्जर समाज पर ही था वहां पर। तो खैर, प्रत्याशी को लोकल समीकरण के हिसाब से तय किया गया होगा या लोकल इनपुट्स के हिसाब से तय किया होगा। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए आपको जरूरी है कम्युनिकेशन का नैरेटिव। जब तक आकाश हम्म आनंद को लेकर बीएसपी इस तरह का एक इकोसिस्टम कहा जाए या एक नैरेटिव कहा जाए क्रिएट नहीं करेगी, तब तक आप कैसे उनकी ब्रांडिंग करेंगे? आप उदाहरण देख लीजिए, खाली बीएसपी विपक्ष में नहीं है, विपक्ष में दूसरी पार्टियां भी हैं। छात्रों की गूंज नाम का एक कार्यक्रम कांग्रेस में हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी की ब्रांडिंग किस तरह से करी जा रही है, सोशल मीडिया पे किस तरह से क्रिएटिव्स डाले जा रहे हैं, वो देखने लायक है सभी पार्टियों के लिए। आम आदमी पार्टी भी इसमें बहुत तेज है, मतलब कैसे सोशल मीडिया हम्म में नैरेटिव बनाना है उस मामले में। क्योंकि अब आप, वो दौर चला गया कि आप जो है डोर टू डोर डोर जाके या अपने लॉयल आप वोटर्स के भरोसे ही चुनाव जीत लें। अब चुनाव जो है वो 45% से ऊपर पे हो गया। अब 28-30% पाके आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, आप हम्म सरकार नहीं बना सकते। तो 45% वोटर्स के बीच में अगर आपको पहुंचना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी सबसे पहले इम्प्रूव करनी चाहिए। आकाश आनंद की ब्रांडिंग मुझे लगता है अभी जिस तरह से होनी चाहिए, पार्टी के अंदर जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेंस, वो फ्री हैंड अभी तक उनको नहीं दिया गया है, नीरज। नहीं, बिल्कुल ये काफी अहम बात है। और पिछले खास तौर पर पिछले दिनों जनजी आंदोलनों में हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जो जिस तरह से उन्होंने अपने कम्युनिकेशन को सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक या कम से कम पूरे देश तक पहुंचाया, और सरकार को उस पर एक रिस्पांस देना पड़ा, एक रिएक्शन देना पड़ा, और ये एक बड़ा संदेश था कम्युनिकेशन के नजरिए से। चलिए, अगर हम इस पर एक बार फिर सियासी बात करना शुरू करते हैं कि अ, ये जो गुर्जर प्रत्याशी है, पिछले दिनों मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि शायद मायावती की ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि जिस समुदाय के या जिस जाति के प्रत्याशी एनडीए और इंडिया गठबंधन के हैं, उसके अलावा तीसरा जो समुदाय है उस पर वो कंसंट्रेट करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जहाँ एक जाट, दलित, मुस्लिम, ये जो पूरा इन तीनों के साथ में चलता था पूरा राजनीतिक नैरेटिव, इस बार गुर्जर समुदाय को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी पहले से अपनी एक सक्रियता दिखाई, और अब बसपा का कैंडिडेट आया है। आपको लगता है कि बीएसपी अपने दलित, मुस्लिम या फिर एक हद तक जो ब्राह्मण नामबंदी कर रही थी, वहां पर ये सोशल इंजीनियरिंग, इसको किस तरह से देखते हैं आप? कितना बीजेपी के नजर बीएसपी के नजरिए से ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, बीएसपी पहले भी जो है वो ओबीसी में खास तौर से नॉन यादव ओबीसी पे पहले भी फोकस रहा है, यादव नेता भी रहे, एक गैर यादव ओबीसी हम्म पर फोकस रहा है। इस जनसभा में भी देखिए, वो जयंत चौधरी को लेके वो सॉफ्ट रहे, और उन्होंने अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा। तो कहीं ना कहीं जाट, गुर्जर, सैनी और जो बाकी समाज, ओबीसी समाज है वहाँ पश्चिम यूपी का, उनको अपने साथ लाने हम्म का एक प्रयास किया गया है। और बीएसपी तो, भले ही बात इस समय ये चल रही है बीएसपी को लेकर कि बीएसपी तो ये कोशिश जरूर करी गई, लेकिन मैं फिर कहूंगा इतना काफी नहीं है। अगर बीएसपी को वाकई ही नैरेटिव बनाना है, तो नैरेटिव बिल्डअप की जरूरत बहुत ज्यादा है, उसको मास लेवल पर जरूरत हम्म है। इस तरीके से कहा जाए, एक बैठक कर देने से, एक रैली कर देने से उतना काफी नहीं है। और एक पॉइंट मैं जरूर प्लस पॉइंट एक कहूंगा कि बीएसपी प्रत्याशी जो पहले से घोषित कर रही है, मैं इसको अच्छा कदम मानता हूँ। इसमें प्रत्याशी को हम्म क्लैरिटी हो जाती है कि उसको चुनाव लड़ना है। अगर वाकई यही 99% यही प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, तो मैं इसको अच्छा कदम मानता हूँ। क्योंकि दूसरी पार्टियों में अभी भी ये जद्दोजहद है कि कौन चुनाव लड़ेगा, अशुपेश में पड़े हुए हैं, कौन लड़ेगा। इसको मैं अच्छा कदम मानता हूँ, लेकिन उसको जिस तरह से बिल्डअप करना चाहिए, उस हिसाब से इस पे नैरेटिव अभी बिल्डअप बीएसपी नहीं कर पा रही। बिल्कुल। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया इसी सोशल मीडिया कम्युनिकेशन और ओवरऑल बिल्डअप पर। मैं यहाँ पर चंद्रशेखर को भी लेकर आना चाहता हूँ। जंतर मंतर आंदोलन में हमने देखा कि चंद्रशेखर ने जमकर सुर्खियां लूटी। वो पार्लियामेंट में एक टेंट लगाकर बैठ गए बारिश के अंदर। इसके अलावा उसके बाद के भी जो मुद्दे हैं, चाहे वो झारखंड का भी मुद्दा था, वहां भी किसी ना किसी तरीके से चंद्रशेखर जो है वो अपने आप को खबरों में ले आते हैं। अब ये जो आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा था, यहां भी चंद्रशेखर अपने आप को ले आए। उनकी पार्टी ने किसी भी तरीके से वो खबरों में बने हुए हैं। ऐसी सूरत में ये चंद्रशेखर की जो
चंद्रशेखर की जो सक्रियता है, मैं सिर्फ लोकप्रियता नहीं कह रहा हूं, उनकी जो एक सक्रियता है और फिर उसके जरिए बनती हुई लोकप्रियता है, वहां पर जो अक्सर हम एक तुलना करते हैं चंद्रशेखर के साथ आकाश आनंद की। आप यहां पर आकाश आनंद को और बसपा की लड़ाई को कैसे देखते हैं? क्या ये बसपा उसका सीधा जवाब दे पा रही है? बल्कि जवाब देने से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि वो जो एक रिक्लेम है, अपने दलित वोटर को एक रिक्लेम करने का जो एक प्रयास है, वो कर पा रही है बसपा? देखिए, जेनजी आंदोलन में का जो मौका था ना, वो बहुत बड़ा मिस हो गया बीएसपी से। हम्म। आकाश आनंद तो खुद भी जेनजी वाले ही एज के हैं, शायद एक दो साल बड़े होंगे, वो जेनजी को 97 98 हाँ। से माना जाता है, तो वो वो 95 थर्टी शायद थर्टी उनका। वन के हैं, शायद हाँ 31 हाँ, के हैं, एक 31 आध के। साल का ही तो मतलब। जेनजी आंदोलन एक बड़ा मिस था बीएसपी का। अगर आकाश आनंद जेनजी के बीच में चले जाते तो उनकी पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता। लेकिन मैं वही कहूंगा कि हर फ्री हैंड उनके पास हर चीज का है नहीं, तो इतना आसान है नहीं कि हम्म। किसी भी चीज में बूस्ट पा लेना। तो अगर फ्री हैंड होता, चंद्रशेखर को आपने स्पेस दिया, इसलिए चंद्रशेखर ने वो स्पेस बना लिया। अगर आप किसी को हम्म। स्पेस नहीं देंगे तो क्यों स्पेस बना लेगा? भाई, यादव पॉलिटिक्स में तो अभी तक किसी को स्पेस नहीं मिला ना उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव ही हम्म। यादवों के सबसे बड़े नेता जो है, वो हमेशा माने गए यूपी में। आज भी मुलायम सिंह यादव, कई अब अखिलेश यादव उनकी विरासत संभाल रहे हैं, लेकिन नेताजी का नाम जो है वो सबसे बड़ा नाम है ना। तो आपने वो स्पेस हम्म। दिया, वो वो आप ग्राउंड पर उतना नहीं गए, तो वो स्पेस चंद्रशेखर ने उसका लाभ उठाया और उन्होंने मेहनत भी करी। आप इससे भी कोई डिनाई नहीं कर सकते। चंद्रशेखर मीडिया हम्म। साथ बात करने के लिए हमेशा अवेलेबल भी रहते हैं, है ना। तो एक वो अपना मैसेज फ्लोट करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, चाहे जेनजीज के बीच में जाए, चाहे मीडिया के पास जाए, चाहे विक्टिम से मिलने जाए। वो एक ना एक अपने हम्म। मैसेजेस फ्लोट करने में कामयाब रहते हैं। जबकि संसाधन वाइज बीएसपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पुरानी पार्टी बीएसपी है, विरासत बीएसपी के पास है, सरकारें बीएसपी की रही है। हम्म। तो बीएसपी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जेनजी आंदोलन जो था वो आकाश आनंद के लिए एक मिस था, क्योंकि आकाश आनंद जेनजी से कनेक्ट ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते थे। वो खुद ही जेनजी की तरह ही उनका मैं मेरी जो उनसे मुलाकात रही है, मैंने उनको एक अच्छा व्यक्ति पाया है, और कम्युनिकेशन भी उनका हम्म। अच्छा है, और काफी हम्बल है। उनमें आप हम्म। बिल्कुल भी आप उनमें घमंड नहीं देखेंगे। आप एक हम्बल व्यक्ति उनमें पाएंगे। लेकिन जब इंसान को जब तक फ्री हैंड नहीं मिलेगा, जब तक वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाएगा, तब तक वो कैसे कनेक्ट करेगा? और जेनजीज को आप कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई भी समाज, चाहे वो दलित समाज के जेनजी लोग हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, चाहे वो जनरल कास्ट के हो, आपको हम्म। उन लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। युवा को आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। आकाश आनंद ने बीच में, मुझे याद है 2024 के आसपास ही यूनिवर्सिटीज के बच्चों से एक संवाद करने का कार्यक्रम शुरू किया था, और 3 4 यूनिवर्सिटी वो गए भी थे और उन्होंने बातचीत भी करी थी। लेकिन उस सीरीज का क्या हुआ, सुना था कि डायलॉग सीरीज होगी, बड़ी हम्म। सीरीज होगी, लेकिन वो सीरीज भी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो मुझे लग रहा है कि जब तक कंटिन्यूएशन नहीं आएगा, एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक चीजें जो है वो एक तरीके से सही दिशा में फ्लोट नहीं होंगी। हम्म। चलिए, आपने मोटे तौर पर तो ये कह दिया। मैं इस सवाल पर आखिर में एक बार फिर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम आकाश आनंद से बाहर निकल कर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो जो आरक्षण का मुद्दा है, ये पिछले दिनों एक बार फिर हावी हुआ है, आरक्षण हटाओ आंदोलन के जरिए। और फिर इसमें जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरक्षण था, है, रहेगा का अपना रुख दिखाया है, और मायावती ने भी इसके अंदर एक एंट्री की। जो मिस उनका जंतर मंतर था, यहाँ पर भी बस सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इसमें एंट्री की। आपको लगता है कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है, ये इस चुनाव में अ, एक मुख्य मुद्दा होने जा रहा है, जिस तरीके से हम पिछले 3 4 दिनों से इसकी गर्मी को बढ़ते हुए देख रहे हैं? और यहाँ पर मायावती, या कहें कि पूरा विपक्ष वर्सेस बीजेपी, आपको किसका नुकसान फायदा नजर आता है? देखिए, इस मुद्दे को, इम्पोर्टेंट मुद्दा तो है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं बनेगा चुनाव में, क्योंकि ये विधानसभा हम्म। चुनाव है और क्षेत्र वाइज इसमें वोटिंग होती है। एक जिले में किसी में 6 सीटें, किसी में 7 सीटें, किसी में 8 सीटें विधानसभा की। हर क्षेत्र की अपनी समस्या है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा रहा है नैरेटिव में। और बीजेपी के जो अपने वरिष्ठ नेता हैं, यूपी के डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। जो लोग जनता मंतर में थे उस आंदोलन में, आरक्षण हटाओ वाले, उनके कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जिससे विपक्ष को एक मौका मिल गया बीजेपी को टारगेट करने का। लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता, कितना भी वरिष्ठ नेता हो,
खुलकर ये बात कैमरे पर कह नहीं सकता कि आरक्षण हटा देना चाहिए। कौन कह पाएगा? हाँ 2015 का बिल्कुल। बिहार चुनाव याद करिए, एक आरक्षण पे से टिप्पणी हो गई थी और पूरा चुनाव पलट गया था। तो आज की तारीख में अगर उनसे ऑफिशियल स्टैंड पूछ लिया जाए किसी बीजेपी के नेता से कि भाई कुछ समर्थक हैं जो आपकी पार्टी से बहुत हमदर्दी रखते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं आरक्षण हटा देना चाहिए, क्या आप सहमत हैं इस बात से? तो वो नेता आपको सीधा जवाब देगा ही, वो इधर उधर कहेगा कहेगा कि भैया कैसे ऐसे कैसे हटा देना चाहिए और क्या है। ऑफ रिकॉर्ड भले ही कुछ कहे, ऑन रिकॉर्ड आज की तारीख में चाहे वो सत्ता दल का नेता हो चाहे विपक्षी दल का नेता हो, वो ये नहीं कहेगा कि आरक्षण हटा दो, क्योंकि पॉलिटिक्स पूरी उस पर आ गई है। बीजेपी सत्ता हम्म। में आई, उसमें बहुत अहम रोल रहा गैर यादव ओबीसी का, गैर जाटो दलित। बिल्कुल। अपर कास्ट बीजेपी को पहले भी वोट करता था, पहले शायद 70% कर रहा होगा, तो फिर 90% करने लग गया, हम्म। है ना? लेकिन क्या उतने ही वोट से बीजेपी आ गई सत्ता में? अभी जाति हम्म। जनगणना आनी बाकी है, यूपी के आंकड़े आने बाकी है यूपी में, लेकिन यूपी हम्म। में चुनाव जीतने के लिए कम से कम 45% वोट चाहिए। 45% हम्म। अपर कास्ट तो होगा नहीं। जब तक आप ओबीसी का वोट नहीं लेंगे, जब तक आप दलित समाज का वोट नहीं लेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी वोट पे तो आप जाते नहीं है, तो आपके आपको तो इन्हीं जो आप 80-20 की बात करते हैं, तो उन्हीं 80 में 45 निकालना है ना? तो उसमें फिर आपको ओबीसी का वोट तो चाहिए। जब ओबीसी के बीच आप जाएंगे वोट लेने, आप ये कह तो पाएंगे नहीं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है हम्म। ये मुद्दा जरूर है, लेकिन इस मुद्दे को कोई बड़ा नेता एड्रेस कर ले जाएगा या समझा ले जाएगा या हम्म। कमिटमेंट कर ले जाएगा या कोई सरकार कर ले जाएगी, मुझे नहीं लगता। हाँ, विपक्ष को जरूर एक मौका मिल गया सरकार को घेरने का। सरकार को घेरने का। और ये असल में यहाँ पर ये फायदा जो है, वो विपक्ष इसका कितना फायदा उठाता है ये देखना और ज्यादा दिलचस्प होगा। अब आखिरी सवाल मेरा वही है जो एक हम लोग बार बार बसपा पर जब बात करते हैं तो असल सवाल यही आता है बड़ी बिग पिक्चर के तौर पे। फिलहाल जो हम पिछले चुनावों से देख रहे हैं कि भैया दो ध्रुवीय लड़ाई है, एक एनडीए गठबंधन की और सामने अखिलेश यादव खड़े हैं इंडिया गठबंधन जिनकी अगुवाई में है। क्या आपको लगता है मायावती पिछले दिनों जो हम 3 महीने पहले 2 महीने पहले बात करते थे उसके बरक्स कुछ सक्रियता कुछ एक्शन नजर आता है बसपा के अंदर, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी मायावती इस लड़ाई को 2014 से पहले जो होता था उत्तर प्रदेश में एक बहुकोणीय लड़ाई हुआ करती थी वहां पर ले आने की स्थिति में नजर आती हैं आपको आज? नहीं, अभी नहीं लग रहा। एज ऑफ हम्म। नाउ वो अभी भी मुझे बायपोलर ही चीजें दिख रही हैं। हाँ, अलायंस में अगर मायावती किसी जाती है तो वो एक थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि अलायंस को लेकर चर्चा ये है कि चंद्रशेखर ओवैसी और ये लोग एक साथ हो सकते हैं। अभी तो चर्चा ये है, हम्म। अभी कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा जो है वो ये है। हाँ, अगर मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा होती या उनके साथ कोई और पार्टी कांग्रेस टूट के इधर आ जाए, मतलब एक तरीके से कांग्रेस सपा का साथ छोड़ के अगर बीएसपी के साथ आ जाए, आरजेडी के साथ में आ जाए, तो एक नए तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन ये बहुत हाइपोथेटिकल। आज की तारीख में हम्म। बीजेपी यानी और छोटे दल जो उसके साथ हैं, वो एक तरफ है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस का अलायंस है, तीसरा बीएसपी अलग लड़ रही है, अकेले लड़ने का बात कर रही है, चौथे एक पर आप एक तरीके से मान लीजिए कि एक अलायंस फॉर्म होने का उम्मीद है चंद्रशेखर और ओवैसी के बीच, अगर ऐसा होता है। और अभी हम्म। बीएसपी को आप कहें मल्टीपोलर हो जाएगा। कुछ सीटों पे हो सकता है 30-40 सीटें ऐसी हो जहां बीएसपी अच्छा फाइट करे। 403 की 403 पर हो जाएगा मल्टीपोलर, ये आसान है। नहीं वाकई मायावती पिछले दिनों कुछ अपने नेताओं को उन्होंने पार्टी से निकाला, सतीश चंद्र मिश्रा को नए सिरे से पावर दी, आकाश आनंद को मैदान में उतारा, लेकिन फिर भी जो बात प्रशांत ने कही कि अभी भी कम्युनिकेशन के स्तर पे हो या फिर एक नैरेटिव बिल्डिंग के स्तर पर हो, अभी मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को और ज्यादा कमर कसने की जरूरत नजर आती है। आने मैं वाले तो दिनों में हम जरूर 2022 से देखेंगे। 2022 से जी इस जी। बात को कह रहा हूँ कि नैरेटिव हम्म। बिल्डिंग सबसे जरूरी है। आप कितना भी हम्म। कम्युनिकेशन की फील्ड को, मीडिया को, किसी को भी कुछ कह लीजिए, जब तक आपके फेवर में नैरेटिव नहीं होगा, ग्राउंड पर आपकी एक्टिविटीज को एक तरीके से कहा जाए आपका इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा, तो तब तक आप फाइट में उतना मजबूती से नहीं आएंगे, क्योंकि आपके ऊपर टैग लगा हुआ है, जो विपक्ष लगाता है कि भाई आप तो मैनेज, बीजेपी। मैनेजमेंट का जो टैग है ना कि मैनेज हो जाने का, उसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए सत्ता के खिलाफ आक्रामक होना पड़ेगा, सड़क पर आना हम्म। पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे और साथ ही साथ कम्युनिकेशन में स्ट्रेटेजी
आपको जो है मजबूत करनी पड़ेगी। अगर आप बसपा की कोई खबर लिख रहे हो आज की तारीख में और आप चाहें कोई हम्म बसपा के नेता से आप बात कर लें कि भाई खबर सही है, गलत है या इसमें क्या होना चाहिए, क्या वर्जन है, तो आप अपना फोन लिस्ट तलाशते रह जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा किससे बात करें। जो हम्म एक दो लोग का नंबर भी आपका हो पास होगा, उनमें से किसी का फोन उठ जाए, जिनका नंबर सेव होगा शायद भले ही उठ जाए दो चार का, कई बार तो फोन भी नहीं उठता, तो आप कैसे कम जानेंगे कि बीएसपी में क्या हो रहा है ना? तो हम्म। ये एक वन वे कम्युनिकेशन से अब चीजें नहीं चलती है, दौर बहुत बदल गया है। तो टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, और अलग अलग मंडलों में आपको अलग अलग नेता पैदा करने होंगे, नेता डेवलप करने जी। होंगे। 18 मंडल है तो आपको 18 बड़े नेता जो कि वहां पे कोऑर्डिनेट करें सब कुछ, सारी एक्टिविटीज आपको बनाने होंगे, तभी आप नैरेटिव का हिस्सा बन पाएंगे। वाकई जो बदलता हुआ माहौल है और तेजी से बदलता हुआ माहौल है। 2 महीने पहले हम जो बात करते थे उत्तर प्रदेश चुनाव की, उसमें पिछले 2 महीनों के अंदर इतनी राष्ट्रीय स्तर पर और यूपी के स्तर पर इतनी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं कि लगता है कि जैसे उसका पूरा रुख बदल गया है। लेकिन बीएसपी जो है वो उस रेस में अभी भी शामिल होती हुई नजर नहीं आती है। ये एक कमजोर कड़ी है जिसको आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती के तौर पर आकाश आनंद को एड्रेस करना होगा। हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।